Good morning, class. Today's topic is organization structure. What is the meaning of organization structure? Organization structure present करता है किसी भी organization में किस तरह से work condition होगी, मीन्स वर्क करने का प्रोसेस जो भी होता है उसको प्रॉपर वे पे इस तरह से डिसाइड करना या काम को, वर्क को इस तरह से बांटना कि पर्टिकुलर जो भी रिलेशन उनमें आपस में बने वो इस तरह हो कि आपका जो भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है सही तरीके से कंप्लीट हो और कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें किसका रोल होता है? बोन्स का रोल होता है। अगर बोन्स सही नहीं रहेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर भी सही नहीं रहेगा। सेम वैसे ही बिजनेस में है, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, मीन्स प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह सारी चीज़ें हैंडल होंगी, तो कभी भी आपका बिज़नेस सही तरीके से डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मीन्स अगर आपका के ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंस है और क्या है, बहुत ज़्यादा सही बैठता है अकॉर्डिंग टू आपके प्रोसेस, मीन्स वो क्या करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देने की कोशिश करता है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिपार्टमेंटेशन करना या क्लासिफिकेशन करना या पर्टिकुलर ग्रुप बनाना अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। जैसे पहले भी बताई, सही प्रोसेस जो आपका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, या जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, या प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, या नंबर ऑफ़ वर्कर या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, या नंबर ऑफ़ कस्टमर के अकॉर्डिंग। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम करती है, प्लस वो किस लेवल पे है, मीन्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है, बहुत छोटी है, इन सब का इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस इससे क्या आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रॉपर हर एक पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर आपके जो कहना चाहिए डिपार्टमेंटेशन क्लासिफिकेशन से होता है, मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सही है, और आप जो भी वर्क कर रहे हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वो दोनों यानी वर्क से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। बैलेंसिंग, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हो, मीन्स स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है उससे बैलेंस बने रहे, मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और जो भी प्रोसेस है वो सही तरीके से डिफाइंड हो। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे किसके क्या राइट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और उनको अपना फील्ड यानी एरिया किस तरह से कवर करना है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अदरवाइज सब अलग अलग जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मीन्स आप कह सकते हैं प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा कंट्रोलिंग होगी उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, सही तरीके से काम करेगा। या आप वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी बनाए लेकिन उसमें कंट्रोलिंग सही तरीके से नहीं होगी तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कन्वीनियंस यूनिट, जो भी यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, मीन्स कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वर्क में अगर डिपार्टमेंट वाइज आप अलग अलग बांट भी देते हो तो वर्क में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि उनका काम कम हमारा ज़्यादा, ऐसी वाली कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सभी जो यूनिट है उसमें कंडीशन लगभग एक जैसी हर जगह
होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सही रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर जब भी आप के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो हमेशा वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से शुरू होना चाहिए। मीन्स मैनेजमेंट की कंडीशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फोकस करना है, मैनेजमेंट के लिए भी फोकस करना है, कंपनी के ओनर हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, हर एक का कंडीशन क्लियर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है सही तरीके से वर्क करे। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स होते हैं अलग अलग होते हैं, उनका वर्क प्रोसेस अलग होता है, साइज़ अलग होता है, कई कंडीशन में हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन एक मेन स्ट्रक्चर जो आपको अभी सामने दिख रहा है वो हर जगह फॉलो होता है। कंपनी के शेयर होल्डर या उसकी जगह आप कह सकते हो कंपनी का ओनर, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, वर्कर, ये कंडीशन हर ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। बस इसमें जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे उसका लेवल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होते जाता है, मीन्स जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपका बड़ा है उतना ही इन सब का लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो और डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये एक मेन स्ट्रक्चर है जो हर कंडीशन में फॉलो होता है। अब इसी में ही हम क्या करेंगे, अलग अलग कौन कौन से फॉर्म या टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें समझेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आप इसको कह सकते हो सबसे पुरानी मेथड है और सबसे इजी मेथड है। मीन्स ऊपर से लेके अगर नीचे तक आप कोई सिंगल लाइन खींचते हो और उसके अकॉर्डिंग सारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उस लाइन के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सिंगल लाइन होती है जो ऊपर से शुरू होती है नीचे तक जाती है। ऊपर में होता है कंपनी का मेन ओनर या फिर कंपनी का जो सबसे मेन कहना चाहिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल मैनेजर या जनरल मैनेजर, जो इस पूरी चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर उसके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं जिसको वो क्या करता है, टोटली अपने कंट्रोल में रखता है। मीन्स इसमें सारी कंडीशन कैसे होती है, सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स एक पर्सन ही मेन होता है जो सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कमांड कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। और जो ऑर्डर देने वाला पर्सन है वो सिंगल एक ही पर्सन होता है, एक से ज़्यादा पर्सन नहीं होता है। फिर जो भी कम्युनिकेशन है वो सिंगल लाइन में ही फ्लो होती है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है और हर एक ऑर्डर ऊपर से आता है और नीचे जो भी उसके अंडर में है उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर के ऑर्डर को मानना ही पड़ता है, वो उससे मना नहीं कर सकता, ठीक है। फिर प्लस क्या करते हैं, इनका जो रहता है कि किसके राइट्स क्या होंगे, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसमें कहीं पे कोई डाउट इनको नहीं रहता, क्योंकि क्लियर रहता है कि जो भी ऑर्डर ऊपर से आ रहे हैं हमको उसको क्या करना है, प्रॉपर वे पे फॉलो करना है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि ये जनरली बहुत बड़े यूनिट नहीं होते हैं। मीन्स एक बहुत बड़े यूनिट में सिंगल कमांड पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो यूनिट का साइज़ होता है इसमें क्या होता है, इतना ही होता है जिसे एक सिंगल पर्सन टोटली अपने कमांड में रख सके। फिर इसमें जो वर्कर हैं उनके जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं वो भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं। मीन्स आप इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो, हर एक चीज़ ला सकते हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये ग्रुप कैसा होता है, छोटा होता है। अब इसमें भी क्या है, दो कंडीशन है। टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दो कंडीशन है, एक है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं।
फर्स्ट पिक्चर में जो आप देख रहे हैं वो किसका है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सिंगल लाइन होती है। मीन्स एक जो जनरल मैनेजर है या कंपनी का ओनर है वो टोटल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है उसके ऑर्डर के बिना। मीन्स जो ये जनरल मैनेजर है इसके ऑर्डर के बिना कहीं पे कोई भी काम नहीं होगा। ये नीचे वालों को ऑर्डर देगा, नीचे वाले उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उनको ऑर्डर देंगे, लेकिन किसके बेस पे, जनरल मैनेजर के बेस पे। मीन्स अपना कोई भी डिसीजन ये लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई हो सकता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए ऊपर से कंट्रोलिंग की कंडीशन एक ही है। मीन्स जो आपके कंपनी के ओनर हैं या शेयर होल्डर हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये कंट्रोल करते हैं किसको, बाकी के सारे डिपार्टमेंट को। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है इसलिए इनके वर्क के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को क्या कर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वे पे बांट दिया जाता है। और हर एक ग्रुप का एक मेन हेड होता है जो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, इनके अकॉर्डिंग। मीन्स जो ऊपर का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग सारे वर्क करते हैं। लेकिन ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए फ्री रहते हैं और अपने तरीके से थोड़े बहुत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो ऊपर के मैनेजमेंट है उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग, मीन्स टोटली फ्री ये लोग नहीं होते हैं। तो इसमें भी लाइन कंडीशन फॉलो होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे कंडीशन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। मीन्स दोनों मिक्स है। लाइन कंडीशन मीन्स ऊपर से नीचे की कंडीशन भी अप्लाई हो रही है और हॉरिजॉन्टल कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी लाइन यानी कमांड जो है ऊपर से नीचे ही होता है और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, सारा प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे किसके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। दो तरह के होते हैं। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट है, पहला तो ये इजी है और सबसे पुराना मेथड है। इसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है क्योंकि टोटल कंट्रोल किसका रहता है, जो टॉप लेवल के रहते हैं उनका कंट्रोल रहता है। और इसमें क्लियर डिपार्टमेंटेशन होता है। मीन्स पर्टिकुलर ये आपका वर्क है, मीन्स आप ही का वर्क है, ये आपके अंडर के लोग हैं, मीन्स आप ही के अंडर के लोग हैं। यूनिटी होता है, कंट्रोल होता है, डिसीजन लेने में प्रॉपर कहना चाहिए एक तरह से इजी हो जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। प्लस जिसकी गलती होती है वो तुरंत आपको पता चल जाती है कि पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में क्या गलती हुई है और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस लाना चाहते हो ला सकते हो। हर एक डिपार्टमेंट पर उसका असर नहीं पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्यों, क्योंकि आप जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तुरंत इसमें कोऑर्डिनेशन या जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सब बटे हुए हैं। तो एक डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम राइज होती है आप उसको वहीं पे सॉल्व कर देते हो, उसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब क्या है इसके बेनिफिट। अब इसके क्या है लिमिटेशन क्या क्या है या इसे कह सकते हो डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये टोटली क्या है, सिंगल पर्सन रिलेटेड मेथड है। मींस एक पर्सन है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मींस यहाँ पे क्या रहती है, सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन रहती है। मींस चाहे वो जनरल मैनेजर हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, वो टोटली फ्री नहीं होते अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। मींस टोटली उनको ऊपर से जो कमांड आता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो उनमें अगर काबिलियत होती भी है तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाते। फिर स्पेशलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। स्पेशलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो मेथड है ऊपर में ही क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वालों को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो कोई आप ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन या मीन्स डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कोई अपने तरीके से अपने वर्क को हैंडल करेगा।
फिर इसमें कह सकते हैं ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम इसका प्रॉपर डिपार्टमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है जो कोऑर्डिनेशन है उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर हम इसमें सारा काम डिपार्टमेंट वाइज छोड़ दें तो। इसलिए इसमें क्या करते हैं, टोटल एक ही का कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी सेम वैसा ही है जैसा कि अभी आपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन को पढ़ा। लाइन में क्या था, सिंगल लाइन था जिसमें आप क्या करते थे, सिंगल लाइन में ही सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंगल लाइन प्रोसेस ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एक एक कहना चाहिए उससे रिलेटेड, मीन्स प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है उससे रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन उससे रखता है उसको उससे क्या कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं। मीन्स जो काम करने वाले हैं वो अलग हैं, प्लस जो पर्टिकुलर उस वर्क के स्पेशलिस्ट हैं उनको भी इसमें क्या कर दिया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट वाइज ये अलग अलग है, काम भी सबका अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, जो वर्क उस पर्टिकुलर वर्क का स्पेशलाइजेशन रखता है पर्टिकुलर वही डिसीजन लेगा। मीन्स डिसीजन लेने वाला कोई और होता है और एक्चुअल में वर्क करने वाला कोई और होता है। मीन्स अगर मैनेजमेंट की पोजीशन पे भी कोई बैठा है तो वो खुल के अपना जो कहना चाहिए डिसीजन है प्रॉपर वे पे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जो वर्क है वो कौन करता है, जो स्पेशलाइजेशन अपॉइंटेड है उसकी जगह पे वही क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी वर्क है उसके बारे में आपको डिफ़ाइन करेगा और आप अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते। और इसमें कंडीशन भी ये रहती है कि अगर कोई गलती होती है तो भी वो किस पे आती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट है उस पे ये सारी प्रॉब्लम यानी गलती आती है। बाकी जो वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं उन पे इतने जल्दी इसकी गलती की चीज़ों को नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो टोटली किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये रिसर्च को डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आदत ही है रिसर्च करना, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। प्लस ये हर काम को सोच समझ के करते हैं। इनके कारण क्या होता है, जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। फिर ये जो भी आपका कॉस्ट है इसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। और जो भी डिसीजन लेती है वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग वे पे रहता है। ये सब इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। मीन्स अगर आप स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करोगे तो इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, क्योंकि हर काम कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक, क्योंकि उसका पर्टिकुलर वर्क जो है वो क्या है, सिर्फ डिसीजन लेना ही है, उसको एक्चुअल में वर्क से रिलेट नहीं होना है। उसको वर्क के लिए एनालिसिस बस करना है कि पर्टिकुलर इस वर्क को कैसे करें, और फिर वो क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंडर में एम्प्लॉई या वर्कर हैं उनसे वो सही तरीके से वर्क लेता है। लेकिन इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। अब इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, पहला तो जो डीमेरिट्स है वो क्या है, ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत बड़े, उनके लिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे आप स्पेशलिस्ट अपॉइंट करोगे और वो सबको आप पे करोगे, ये किसी के लिए भी यानी कहना चाहिए पॉसिबल नहीं है। फिर कॉस्टली होता है, मीन्स जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने डिपार्टमेंट के लिए आप सिर्फ अलग अलग स्पेशलिस्ट रखोगे, जो कोई वर्क नहीं करेगा, सिर्फ कमांड करेगा अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में डालें, थोड़ी दिक्कत होती है। मीन्स गलती एम्प्लॉय कर रहा है तो हो सकता है मैंने तो कुछ और बताया था उसने कुछ और किया, या एम्प्लॉय कहेगा मैंने तो वैसे ही किया इन्होंने ऐसा ही बताया, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे कहना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन है उसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि करने वाला कोई और होता है और दिमाग लगाने वाला
कोई और। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर जो भी डिसीजन है वो सही नहीं बैठता है। फिर इससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन अराइज़ हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन क्यों अराइज़ हो जाती है, क्योंकि जो आप एक तरह से जो जिस डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होगा वो टोटली उस डिपार्टमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूरा वर्क उसी के अकॉर्डिंग होना है, तो ऑब्वियसली वो उसको टोटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन वहाँ पे नहीं रहेगी, वहाँ पे टोटली कैसी कंडीशन अराइज़ हो जाएगी, सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन अराइज़ हो जाएंगी। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। जनरली दोनों ही का वर्क प्रोसेस एक जैसा है। मीन्स जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़े थे, दो कंडीशन है, एक तो टोटल सिंगल लाइन होता है, दूसरा क्या होता है, सिंगल लाइन होता है लेकिन बीच में हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन होती है, लेकिन टोटली कमांड या कंट्रोल किसका रहता है, जो मेन ओनर है उसी का ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, मीन्स लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, स्पेशलिस्ट का रहता है। मीन्स स्पेशलिस्ट अपनी सर्विस देता है, पर्टिकुलर वो कोई काम नहीं करता, वो क्या करता है, वर्कर को किस तरह से काम करना है या अपने वर्क को किस तरह से सही तरीके से या ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करना है, उसके लिए प्रॉपर वे पे कमांड करता है। और किस पे फोकस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करता है। तो ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड क्या था, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जनरली किससे रिलेटेड है, एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड है, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जनरली इसको के बारे में बताया था। इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन किस तरह की कंडीशन होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। पिक्चर में क्या कंडीशन है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो डिपार्टमेंटेशन है वो सही तरीके से करने की कोशिश करोगे। अब ये डिपार्टमेंटेशन किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पिक्चर में दिया है, जो मेन एक डिपार्टमेंट का मेन है वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट को अलग अलग इसमें बांट देगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क। देखिए इसको दो पार्ट में बांटा है, पहला पार्ट किसका है, जो फैक्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा पार्ट किसका है, जो दूसरा ग्रुप है वर्कर का, जो दूसरे तरह का फैक्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेन कहना चाहिए 8 अधिकारी या ग्रुप के मैनेजर होते हैं, उनका अलग अलग क्या क्या वर्क है। सबसे पहला होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस किसको कहते हैं, जो पर्टिकुलर जो भी आपकी कहना चाहिए रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिमांड होती है, उसको उससे रिलेटेड जो सारे कंट्रोल जिसके हाथ में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस किसको कहते हैं, जो वर्क की कंडीशन को कंटिन्यू फोकस करते रहता है और ये देखता रहता है कि जो वर्कर हैं वो अपने प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मीन्स जिस स्पीड से उनको वर्क कंप्लीट करना चाहिए उस स्पीड को वो कवर कर रहे हैं कि नहीं। इंस्पेक्टर क्या करता है, जो प्रोडक्ट बन के आता है उनकी क्वालिटी की जांच करता है। फिर रिपेयर बॉस कंटिन्यूशन में ये देखता है कि जो वर्कर जिस मशीन को यूज़ कर रहे हैं उस मशीन को सही तरीके से रखते हैं कि नहीं, मीन्स उसका मेंटेनेंस सही रखते हैं कि नहीं। रूटीन क्लर्क, रूटीन क्लर्क क्या करता है, जो वर्क का प्रोसेस है कि वर्क का आज दिन भर में क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना आज दिन भर में आपको वर्क कंप्लीट करना है और कौन किस तरह के वर्क को करेगा, इसका डिसीजन लेना और उसको इन्फॉर्म करने का काम किसका होता है, जो रूटीन क्लर्क है उसका होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मीन्स ये क्या करता है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है।
कि आपको किस प्रकार से कोई जो मशीन है उसको किस तरह से चलाना है, किसके अंडर में आपको काम करना है, मीन्स आपके ग्रुप का जो मेन हेड है वो कौन होगा, मीन्स आपको ऑर्डर किसको मानना है। ये सारे चीज़ें क्लियर होती हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क किसको कंट्रोल करता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, प्लस उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे मेंटेन हो रही हैं कि नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की। फिर उसके बाद डिसिप्लिनियर, ये क्या करते हैं, वर्कर और जितने एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनमें डिसिप्लिन बनाने का काम करते हैं, या जनरली आप इनको क्या कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, शांति बनाए रखना है, सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, कौन किस तरह के वर्क को कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। और इसमें प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, जो वर्कर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और आपका जो कहना चाहिए किसी भी तरह का गलत कमांड या गलत कम्युनिकेशन की कंडीशन कम हो जाती है, और इसमें कंट्रोल प्रॉपर वे पे रहता है, और इसमें जो राइट्स हैं और कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिवाइडेड रहती है, तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल में रहती हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मीन्स जो एक ही वर्क के लिए बहुत सारे क्या हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं। अब इनमें ही आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। प्लस जो वर्कर हैं उनको समझ नहीं आता कि वो एक बार में किसके कमांड को माने। फिर इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मीन्स प्रॉपर वर्कर और एम्प्लॉय पे हमेशा प्रेशर बना रहता है, हमेशा एक नज़र रहती है कि आपको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, जो भी कंडीशन है इसमें क्या रहती है, प्रॉपर उसी वे पे उन पे प्रेशर बना रहता है, मीन्स इसमें प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता। फिर भी ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मीन्स ये सिर्फ किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इसमें प्रॉपरली फोकस नहीं किया गया है, मीन्स जो मेन वर्किंग एरिया है उसको ही इसमें क्या किया गया है, फोकस किया गया है। प्लस इसमें कमांड ऑफ यूनिटी कई बार अच्छे से अप्लाई होती है, और कई बार इसका क्या होता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। टोटली ये कंडीशन डिपेंड करती है किसके अकॉर्डिंग, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन अच्छे से लेता है और कौन सही तरीके से नहीं लेता है। तो इन सारी चीज़ों का भी प्रॉपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क अगर सही तरीके से हो तो ये प्रोसेस सही है, डिवीज़न ऑफ वर्क सही तरीके से नहीं है तो इस वर्क को करने में थोड़ी क्या होती है, मुश्किल होती है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अभी आपको मैं जितना बताई उससे आपको हालांकि डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार पूरे उसमें आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें क्या रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है, क्योंकि कमांड एक सिंगल पर्सन ही देता है। सेकेंड, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनिटी ऑफ कमांड रहती है। फंक्शनल में यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, मीन्स जैसे अभी मैं बताई कि अगर सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स पता हो तो वो सही तरीके से करेंगे, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं कि कई बार जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको रखना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी एक के हाथ में रहती है और ये सिंगल लाइन में फ़्लो होती है। सेकंड में इसमें भी जो अथॉरिटी है एक के हाथ में ही रहती है, सिंगल लाइन में फ़्लो होती है। इसमें जो अथॉरिटी है वो किस में रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में रहती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, फ़्लो होती है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनते हैं। डिसिप्लिन किस में होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, लाइन एंड स्टाफ में भी होता है। थर्ड में
कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब कई जगह से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो कई बार इस तरह की कंडीशन अराइज होती है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, ज़्यादातर इसमें भी प्रॉपर कंट्रोल होता है। डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन तुरंत ले सकते हैं क्योंकि सिंगल पर्सन है। सेकंड में थोड़ा देर होता है क्योंकि ग्रुप वाइज वो लोग थोड़े अलग अलग बटे हैं, लेकिन फिर भी इसमें डिसीजन ले लेते हैं। जबकि थर्ड में डिसीजन लेने का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी से पहले कंफर्म करना पड़ता है कि ये सिचुएशन सही रहेगी या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर रहता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि यहाँ पे जो कमांड करने वाला है वो स्पेशलिस्ट अलग होता है, प्लस जो वर्क करने वाला है वो क्या होता है, अलग होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसमें थर्ड में फंक्शनल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बटी हुई है, फिर भी कई बार क्या होता है, जैसा रिस्पॉन्सिबल हो के काम करना चाहिए वैसा नहीं करते, क्यों, और इतने सारे लोग होते हैं कि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे आसानी से डाल सकता है। पोजीशन ऑफ एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट, जो एक्सपर्ट हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड में होती है और मेन रोल में रहते हैं। थर्ड में रहते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये कमांड करने का यानी अथॉरिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें की पावर उसमें नहीं होती है। फिर सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट में टोटली सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन होती है, सेकंड में थोड़ा कम होता है, और थर्ड में भी टोटल क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन होती है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में ये क्या होता है, बटा होता है। स्कोप ऑफ सूटेबिलिटी, कौन सा सूटेबल बैठेगा किस में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन छोटे के लिए